कि कैसे ब्राह्मणों के साथ इस सरकार में उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, अत्याचार की कार्रवाई हो रही है, अन्याय की कार्रवाई हो रही है, फर्जी इनकाउंटर की कार्रवाई हो रही है, उनका दमन और शोषण किया जा रहा है। किसान की आत्महत्याओं का जवाब देंगे क्या वो? बेरोजगारों को जो लाठियां पड़ी हैं उसका जवाब देंगे क्या? शिक्षा मित्र महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को जो सिर मुड़वाने पड़े उसका जवाब देंगे क्या? प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे चंदा चोरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका जवाब देंगे क्या? भाजपा के शब्द हैं अन्नदाता मवाली है, तो मवालियों से वोट मांगने आ रहे हैं आप? 8 लाख का वेंटिलेटर बच्चों के लिए 22 लाख में खरीदा गया है, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 का खरीदा गया है, वो सारे कागजात मेरे पास हैं। राम मंदिर का जब मामला आया उसमें जब मैंने सारे कागजात दिखाए तो पूरा विश्व हिंदू परिषद से लेके आरएसएस से लेके बीजेपी से लेके कि नहीं साहब संजय सिंह पे हम डिफेमेशन करेंगे, उनको जेल में क्यों नहीं किया भाई डिफेमेशन? मैं याद नहीं दिलाना चाहता उन चीजों को। 16 मुकदमे मेरे ऊपर किया आदित्यनाथ जी ने। किसी भी जिले में इसका नाम ये बदलो, उसका नाम वो बदलो, टीकाकरण का भी नाम बदल दो भैया। तो शमशान बनाने वाली विचारधारा अगर सत्ता में रहेगी तो ना वो उनसे डेंगू ठीक होगा, ना उनसे कोरोना ठीक होगा, ना उनसे मलेरिया ठीक होगा। ये खुद बीमार लोग हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में 4.5 वर्षों में 500 से अधिक ब्राह्मणों की हत्याएं, 12वीं में पढ़ने वाले प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर, खुशी दुबे सहित 4 महिलाओं को पिछले 1 साल से जेल में सड़ाने का काम, 3 बार के पूर्व विधायक नृपेंद्र मिश्रा की हत्या का मामला, व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का मामला, एक नहीं अनेक मामले आम आदमी पार्टी ने समय समय पर उठाए और यह बताने का काम किया कि कैसे ब्राह्मणों के साथ इस सरकार में उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, अत्याचार की कार्रवाई हो रही है, अन्याय की कार्रवाई हो रही है, फर्जी इनकाउंटर की कार्रवाई हो रही है, उनका दमन और शोषण किया जा रहा है। और इसको लेकर अब तमाम राजनीतिक दल सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन मुझे तब हंसी आई जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को एकत्रित करने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित करने की बात कर रही है। जो पार्टी सत्ता में रह के ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न करती है, फर्जी इनकाउंटर कराती है, खुशी दुबे को जेल में रखकर सड़ाने का काम करती है, वो पार्टी आज ब्राह्मणों की हित की बात कर रही है, उनके लिए सम्मेलन आयोजित कर रही है। और जब आम आदमी पार्टी ब्राह्मण समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न का मामला उठा रही थी तो उस वक्त सारी पार्टियां खामोश थी, चुपचाप थी। तो इसलिए हम चुपचाप देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया लोगों की निकल कर आती है। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच आम आदमी पार्टी की ओर से एक स्पष्ट मैसेज, एक स्पष्ट संदेश गया है कि जब जब उनके ऊपर अत्याचार और दमन की कार्रवाई हुई है, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुखरता के साथ उनके साथ खड़ा रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो खुशी दुबे के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन भी किया था। राज सत्ता के संचालन के लिए चाणक्य की जो नीति है, जो एक वाक्यों में समझी जा सकती है, चाणक्य ने कहा था, जिस देश का राजा विशाल भवनों में रहता है उस देश की जनता झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर होती है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बताने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में किसान की आत्महत्याओं का जवाब देंगे क्या वो? बेरोजगारों को जो लाठियां पड़ी हैं उसका जवाब देंगे क्या? शिक्षा मित्र महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को जो सिर मुड़वाने पड़े उसका जवाब देंगे क्या? उत्तर प्रदेश में 6 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियों का जो बलात्कार हुआ, पिछड़ों का जो अपमान हुआ, दलितों का जो अपमान हुआ, ब्राह्मण समाज के लोगों की एनकाउंटर और हत्याएं हुई, क्या बोलेंगे ये लोग?
अमित शाह जी आए या नरेंद्र मोदी जी आए, क्या वो ये बताएंगे कि जिस प्रभु श्री राम का नाम लेकर ये लोग सत्ता में आए, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे चंदा चोरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका जवाब देंगे क्या है? तो आ रहे हैं, आने दीजिए, लेकिन उनसे इन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता मांगेगी कि क्या कृषि प्रधान राज्य में आप ये कहकर वोट मांग सकते हैं कि अन्नदाता मवाली है? भाजपा के शब्द हैं अन्नदाता मवाली है, तो मवालियों से वोट मांगने आ रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जो आंखों से दिख रहा है उस पर आप पट्टी नहीं बांध सकते। खुशी दुबे, रेखा अग्नोत्री, शांति दुबे, क्षमा दुबे एक छोटे से बच्चे के साथ पिछले 1 साल से ज्यादा समय से जेल में सड़ रही हैं कि नहीं रही हैं, और अगर सड़ रही हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। ये सवाल उनसे पूछना पड़ेगा। प्रभात मिश्रा, जिसके ऊपर एक FIR जिंदगी में नहीं थी, उसका इनकाउंटर कर दिया गया 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे का, उसका जवाब इस सरकार से मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा? इंद्रकांत त्रिपाठी रो रो कर गुहार लगाता रहा कि मुझे बचा लीजिए आदित्यनाथ जी, आपके SSP हमारी हत्या करा देंगे, और पाटीदार ने उनकी हत्या करा दी। इसका जवाब मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा? खुली आंखों से जो दिख रहा है उस पर तो सवाल पूछना हर एक हिंदुस्तानी की और हर एक व्यक्ति की, नागरिक की जिम्मेदारी है लोकतंत्र के अंदर। वो जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं। जब सरकार बेशर्म हो जाती है और उसकी चमड़ी मोटी हो जाती है, मतलब चमड़ी मोटी का मतलब उसके भ्रष्टाचार की चमड़ी, उसके बेईमानी की चमड़ी जब मोटी हो जाती है तो उस पर चोट करनी पड़ती है बार बार, तब वो जागते हैं। नहीं सुना, कोई बात नहीं। मैं लोकायुक्त में गया हूं, मैं न्यायालय गया हूं, मैंने CBI में शिकायत की है, मैंने तमाम जांच एजेंसियों को शिकायत की है। कागज कभी मरता नहीं, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर की खरीद में घोटाला हुआ है, कस्तूरबा में बच्चियों के खाने और उनके स्टेशनरी के पैसे में भ्रष्टाचार हुआ है, 8 लाख का वेंटिलेटर बच्चों के लिए 22 लाख में खरीदा गया है, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 का खरीदा गया है। वो सारे कागजात मेरे पास हैं। देर सवेर हो सकता है, इसमें समय लगे, लेकिन जीत जो है वो सच की होगी, और जितने भी ये दोषी लोग हैं आप देखिएगा जेल के सीखचों के पीछे जाएंगे। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, दुनिया में आपने कहीं नहीं सुना होगा कि बगैर एस्टीमेट बने टेंडर करा दिया जाए। जल जीवन मिशन के अंदर बगैर एस्टीमेट बनाए टेंडर करा दिए गए। जल निगम का जो रेट था उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा, 40% 50% ज्यादा रेट में टेंडर करा दिए गए। और कल मैं इसके ऊपर फिर से एक बार विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, और अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, खुद नहीं कह रहा हूं, विभाग के एक्सियन अधिशासी अभियंता की चिट्ठी है कि 40% 30% ज्यादा रेट में काम कराए जा रहे हैं। वो तो संजय सिंह नहीं है, वो तो इनके विभाग के अधिकारी। कितनी हिम्मत की होगी, सोचिए, इस तानाशाह सरकार के पास उन लोगों ने लड़ने की कितनी हिम्मत की होगी कि उन्होंने खुद से चिट्ठी लिखा है कि 30-40% अधिक दामों पे काम कराए जा रहे हैं। तीसरा, रश्मि मेटेलिक के लिए मैंने इनके अधीक्षण अभियंता की चिट्ठी दिखाई थी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल फिर कहिएगा तो दिखा दें, या अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए तो मैं फिर से आपको भेज देता हूं। उसने बाकायदा उस कंपनी से आपूर्ति करने के लिए कंपनियों को लिखा है। आपका क्या लेना देना? अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपके सरकार का अधिकारी जो आपके अधीन काम करता है वो लिख रहा है कि आप इसी रश्मि मेटेलिक से पाइप खरीदिए, जो रश्मि मेटेलिक 8 राज्यों में जिसको रोका गया काम करने से अलग अलग समय पे, उसकी भी चिट्ठियां मैंने जारी की थी। तो ये खाली, और मैं तो ये कह रहा हूं बार बार, आपको याद होगा जब भी मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं उधर से चिल्लाने लगते हैं भाजपाई, इनको जेल में डाल देंगे, इनका फेक है, इनके आरोप झूठे हैं, तो गलत बोल रहे हैं। राम मंदिर का जब मामला आया उसमें जब मैंने सारे कागजात दिखाए तो पूरा विश्व हिंदू परिषद से लेके, RSS से लेके, BJP से लेके कि नहीं साहब संजय सिंह पे हम डिफेमेशन करेंगे, उनको जेल में। क्यों नहीं किया भाई डिफेमेशन? क्यों नहीं जेल में डाला मुझे? इसलिए कि इन चोरों को यह पता है कि मेरे सारे कागजात सही हैं
और उन कागजातों पे मैं फिर दोहरा रहा हूं, कागजात मरते नहीं जिंदा रहते हैं। न्याय मिलने में समय जरूर लगेगा, लेकिन जीत सच की होगी। सब हम देंगे, कागज एक एक करके, और सारी एजेंसियों को हमने दिया। लोकायुक्त में जाके जवाब देना। हरशंकर पांडे जी ने पूरा एक एक चीज लिखकर हमारी ओर से शिकायत की है तमाम मुद्दों पे, चाहे वो वेंटिलेटर का मामला हो, या अभी जल जीवन मिशन का मामला हो, या उससे पहले राम मंदिर का मामला हो, या सतीश द्विवेदी जी का मामला हो। तो जाके वहां जवाब दें, हमें भी बुलाया जाए, मैं भी अपना पक्ष रखूंगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलेगी, ये गलत है तो इनको सजा मिलेगी। हाथरस कांड हुआ तो कौन गया था, किसके ऊपर हमला हुआ? हमारे ऊपर हमला हुआ। हाथरस कांड में वाल्मीकि समाज की एक बच्ची को रात में 2 बजे जला दिया गया था, उसका गैंगरेप हुआ था। उसकी लड़ाई लड़ने का काम हम लोगों ने प्रदेश में किया। एक नहीं अनेक मामले। जब कोरोना की महामारी में कोई अकेले एक जाति के लोगों को उस कोरोना की महामारी का शिकार नहीं होना पड़ा। उन दुश्वारियों का सामना किसी एक जाति के व्यक्ति ने नहीं किया, सारे लोगों ने किया। उसका मुद्दा हमने उठाया। जिस वर्ग के साथ, जयप्रकाश पाल का मामला किसने उठाया? संजीत यादव का मामला किसने उठाया? आप एक एक करके याद कीजिए ना। निर्वेंद्र मिश्रा की जब हत्या हुई थी, वहां गया तो मेरी रास्ते में मुझे गेस्ट हाउस में रोक लिया गया। ऐसा लग रहा था आज ही निपटा देंगे हमें, ऐसे गाड़ी रोक के घेर के ले जाया गया। मैं याद नहीं दिलाना चाहता उन चीजों को। 16 मुकदमे मेरे ऊपर किया आदित्यनाथ जी ने। मैं किसी एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, मैंने सच बोला हमेशा। किसान के लिए लड़ा। किसान की क्या एक जाति होती है? पार्लियामेंट में माइक तोड़ा तो मुझे सस्पेंड किया गया। एक जाति नहीं होती किसान की। अनेक मामले। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर होगा, खुशी दुबे को जबरन जेल में रखा जाएगा, इंद्रकांत त्रिपाठी न्याय मांगते रहे और उनकी हत्या करा दी जाएगी, तो यह सवाल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और यही तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर जाति टारगेट करके आप 4 महिलाओं को एक बच्चे के साथ जेल में रख रहे हैं, तो क्यों रख रहे हैं? विकास दुबे के लिए उसकी नौकरानी को और उसके बच्चे को, रेखा अग्निहोत्री को क्यों जेल में रखा हुआ है आपने? ये सवाल है। क्या गैंगस्टर है वो लोग? उनके ऊपर आपने रासुका लगा दी। अमर दुबे की मां पे रासुका लगा दी, अमर दुबे की पत्नी पे रासुका लगा दी। तो ये उत्पीड़न नहीं तो क्या है? और अगर वो किसी जाति से आते हैं और किसी जाति के कारण उनका उत्पीड़न हो रहा है और उस जाति का नाम ब्राह्मण है, तो मैं कहूंगा ना कि ब्राह्मण जाति के साथ ये उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। जयप्रकाश पाल के साथ हुआ तो मैं कहूंगा ना कि पिछड़े वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये मुझे लगता है इस चश्मे से इसको नहीं देखना चाहिए। देखिए, बुरा मत मानिएगा, कल एक खबर मैंने देखा, 416 गड्ढे खाली सी शहीद पथ पे बने। पहले साल ही जब आदित्यनाथ जी आए थे तो उन्होंने कहा था 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बना देंगे। जून तक उन्होंने समय निर्धारित किया था। पहले वर्ष में 2017 जून में उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। प्रदेश की राजधानी में शहीद पथ पे 23 किलोमीटर में 416 गड्ढे हैं। तो विकास तो हुआ है उत्तर प्रदेश में, सड़कों का नहीं हुआ तो गड्ढों का विकास हुआ। विकास हुआ है, अपराधीकरण का विकास हुआ, डेंगू का विकास हो रहा है, कोरोना का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, शमशानों का विकास हो रहा है। शमशान बना दिया गांव गांव में इन लोगों ने। तो इसलिए जिस सरकार को सिर्फ नफरत फैलाने की चिंता रहेगी, इनको टीकाकरण की चिंता नहीं है, नामकरण की चिंता है। रोज गए किसी भी जिले में, इसका नाम ये बदलो, उसका नाम वो बदलो। टीकाकरण का भी नाम बदल दो भैया। पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, 8.8% टीकाकरण हुआ है। अभी कोरोना की मान लीजिए तीसरी लहर आ जाएगी, कहां जाएंगे हम लोग? कौन पूछेगा इनसे? 8.8% मात्र टीकाकरण हुआ है, डबल डोज। बातें लंबी लंबी करनी है, दिन रात झूठ बोलना है इन लोगों को। महंगाई आसमान पे जा रही है, आप नामकरण में व्यस्त हैं, टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। डेंगू से रोज तस्वीरें आ रही हैं, एक बेड पे 2 बच्चे, बेंच पे बच्चे, अस्पताल के बाहर बच्चे मर रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए पर्याप्त पहले से तैयारी करनी होती है। उनको उनके जीवन की अगर चिंता, आपको तो शमशान बनाने की चिंता है कि शमशान कैसे ज्यादा से ज्यादा बना दें।
ये तो एक ऐसी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में जो कहती है हमें गांव गांव में शमशान बनाना है। तो शमशान बनाने वाली विचारधारा अगर सत्ता में रहेगी तो ना वो उनसे डेंगू ठीक होगा, ना उनसे कोरोना ठीक होगा, ना उनसे मलेरिया ठीक होगा। ये खुद बीमार लोग हैं। ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने का या उसके लिए सम्मेलन करने का अधिकार भाजपा को तो नहीं है। जिसके राज में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हुआ, इनकाउंटर हुआ, हत्याएं हुई, वो लोग अगर ये ड्रामा कर रहे हैं। मैं तो अभी तक चुप था, बसपा ने किया सम्मेलन, समाजवादी पार्टी कर रही है। हम लोग तो ठीक है, मुद्दे हमने समय समय पर उठाए, लेकिन हमने कोई पहल इस दिशा में नहीं की। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि बीजेपी भी भ्रमित करने के लिए निकल रही है, तो बीजेपी को क्या अधिकार है? तो इसलिए हम जाएंगे लोगों के बीच में और हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी नकली बातें आपसे कर रही है। उन्होंने 4.5 साल में क्या किया आपके साथ। अच्छी बात है, मैं समझता हूं प्राथमिकता हमारी स्कूल, अस्पताल और सड़कों की होनी चाहिए और उन्हीं प्राथमिकताओं पे सारी पार्टियां काम करें तो अच्छा रहेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।